मैं बीके दीक्षित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज के लिए मैंने वीडियो में जो है इवोल्यूशन का सेकंड पार्ट लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस के पोर्शन जो है कवर किए थे। बाकी जो कुछ भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर वही अपील है आपसे कि मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मेरे लिए जो है ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। आपके साथ उन सारे नॉलेज को शेयर करने की कोशिश करूँगा जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है नेचुरल सिलेक्शन। इस सब से आप अपरिचित नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें इवोल्यूशन थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में, तो उसमें ये नेचुरल सिलेक्शन वर्ड आया था। अगर वर्ड मीनिंग को देखा जाए तो नेचुरल सिलेक्शन एनी इफ नेचर सपोर्ट एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज टू ग्रो एंड फ्लोरिश इफेक्टिवली, इट मीन्स दैट वाज नेचुरली सेलेक्टेड। ठीक है, अगर वो किसी भी एटमॉस्फेयर में वेल फ्लोरिश हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर उसको सूट कर रहा है और वो ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं या हम कहते हैं कि दैट स्पीसीज इज नेचुरली सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर डिफिनेशन अगर देखा जाए तो प्रोसेस दैट एक्ट ओवर ए नंबर ऑफ जनरेशन and increases the proportion of those individuals which are well adapted to the environment due to their inheritable characteristics। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि उसके अंदर एटमॉस्फेयर के साथ फ्लोरिश होने के लिए कुछ कैरेक्टर होगा, तो कुछ उसने अचीव किया होगा, कुछ उसके पेरेंट्स से मिला होगा। तो ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर वन बाय वन जनरेशन एक्यूमुलेट होते हुए उसको इफिशियंट बना देते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर स्पीसीज के जनरेशन को इफिशियंट बना देते हैं कि वो एटमॉस्फेयर के साथ कंधा से कंधा मिला करके इवॉल्व करे। ठीक है, तो ये है नेचुरली सिलेक्शन। इसको और डिटेल में हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन और एग्जाम का जो फेवरेट क्वेश्चन है कि एग्जाम में ये पूछा ही जाता है अक्सर, वो है नेचुरल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। देखिए, इंडस्ट्री के द्वारा कलर का चेंज होना, मेलानिन पिगमेंट आप जानते ही हैं, तो इंडस्ट्री के द्वारा कलर का चेंज हो जाने का नेचुरल सिलेक्शन से क्या रिलेशन है, तो इस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। पहले जो याद करने वाली दो एक चीज़ें हैं उसको ध्यान दीजिए। देखिए, ये नाम याद रखिए, विस्टन बेटुलेरिया। ये एक मॉथ है और इसकी दो वैरायटी रिपोर्ट की गई। एक 1850 से पहले यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं था, द एटमॉस्फेयर जो बैकग्राउंड कलर एटमॉस्फेयर का था लाइट था, और उस समय विस्टन बेटुलेरिया की जो ग्रे मोथ थी दैट वाज वेस्ट सूटेड अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड कलर भी लाइट था और इंडिविजुअल भी लाइट कलर के थे, तो वो मैच कर जाते थे और उनके जो प्रीडेटर्स थे उनको पिकअप नहीं कर पाते थे। लेकिन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद 1850 1850 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, और पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब पॉल्यूशन बढ़ा तो जो बैकग्राउंड कलर लाइट था वो डार्क हो गया। ठीक है, अब डार्क कलर हुआ तो ऐसे में जो ग्रे मोथ थे दे वाज इजीली पिक्ड अप बाय द प्रीडेटर, जबकि जो ब्लैक मोथ जो अर्लियर डिप्रेस थे, सप्रेस थे, उनको बैकग्राउंड सूट किया, बैकग्राउंड कलर सूट करने लगा। यानी अब जब बैकग्राउंड ब्लैक कलर का हो गया तो वो नेचुरली इट फेवर्स दी ब्लैक कलर मोथ। यानी 1850 के पहले द एटमॉस्फेयर was suitable for the grey moth, then they were naturally selected. After industrialization the scenario were changed, और बैकग्राउंड कलर का डार्क कलर हो जाने की वजह से क्या हुआ, डार्क मोथ इजीली सर्वाइव करने लगे, फ्लोरिश करने लगे। तो दैट वाज द टू सिनेरियो बाय विच वी कैन कंपेयर द नेचुरल मेलानिज्म। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक डायग्राम है, देखिए ये ग्रे मोथ है, एंड यू कैन इजीली सीन कि अगर लाइट बैकग्राउंड हो तो ये जो मोथ होगा इजीली प्रीडेटर के द्वारा पिकअप होगा,
और ये यहाँ पे देखिए, अगर डार्क कलर है तो जो डार्क कलर मोथ है वो इजीली इसके अंदर छुप जा रहे हैं, यानी इनको पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो दो डायग्राम्स थे जिनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। रेजिस्टेंस ऑफ द केमिकल्स, देखिए ये देखा गया कि अर्लियर जब डीडीटी का स्प्रे किया गया तो मॉस्किटो की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई, यानी मॉस्किटो के अंदर डीडीटी रेजिस्टेंट पावर थी नहीं और वो खत्म हो गए। धीरे धीरे कुछ ऐसे मॉस्किटो डेवलप हुए जिन्होंने अपने अंदर डीडीटी की रेजिस्टेंट क्षमता को डेवलप कर लिया। एंड वंस द डीडीटी रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप, मॉस्किटो की पॉपुलेशन फिर बढ़ने लगी। यानी डीडीटी रेजिस्टेंट जो क्वालिटी मॉस्किटो के अंदर डेवलप हुई, दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू selected by the selection of मतलब that was a very good criteria of selection of nature। मतलब उसके वजह से वो फ्लोरिश होने लगे, तेजी से ग्रो करने लगे, क्योंकि अब डीडीटी के उनके ऊपर प्रभाव ही नहीं रहा, डीडीटी उनको मार ही नहीं सकता था, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये कंडीशन नेचुरली उनके लिए सूट करने लगी, ठीक है। इसी तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जब हम बैक्टीरिया पहली बार एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो उसका ज़्यादा असर होता है, ठीक है। और जब बैक्टीरिया उसके असर डेवलप टेंडेंसी क्षमता बढ़ा लेती है, डेवलप रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी बढ़ा लेती है, तो उसी एंटीबायोटिक्स की डोज हमें बढ़ानी पड़ती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर द नेचुरल सिलेक्शन, यानी परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज करने उन्होंने शुरू किया। एंड जितनी एबिलिटी आपको परिस्थिति के अनुसार चेंज करने की आपके अंदर होगी, उतनी आप नेचुरली सेलेक्टेड होगा। इसके बाद से यहाँ पर इफेक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखिए नेचुरल सिलेक्शन जो रहता है ना, जो ग्रोथ होती है ना, उसकी उसके डायरेक्शन को बदल देता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या करता है ये नेचुरल सिलेक्शन, 3 तरह के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिसरप्शन। ये देखिए डायरेक्शनल है, वो अगर एक फिनोटाइप, दोनों तरह के फिनोटाइप का इक्वली सिलेक्शन हो रहा है तो क्या है, ये स्टेबल कंडीशन है। अगर एक डायरेक्शन में होने लगे, यानी पीक नैरोअर होते चले जाए, तो ये क्या होगा, ये दैट वाज डिसरप्ट, ये डायरेक्शनल हो गया, एक डायरेक्शन में होने लगेगा, चाहे लेफ्ट शिफ्ट करे चाहे राइट शिफ्ट करे। और ये डिसरप्टिव है, डिसरप्टिव में आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीक 2 अलग अलग बन रहा है, तो ये स्टेबलाइजिंग है, ये डायरेक्शनल है, और ये क्या है, डिसरप्टिव है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जीएम हार्डी और एक वाइनबर्ग, 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने, ये मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने अपने मैथमेटिक्स को ही बायोलॉजी के अंदर घुसा दिया। अब देखिए क्या इनकी बायोलॉजी, इनकी मैथमेटिक्स हमारी बायोलॉजी में असर डालती है, इसको देखिए। एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू द, देखिए हम पहले इसको, इस थियोरी को पढ़ने से पहले या बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए अगर कोई, जैसे फिजिक्स का एक लॉ होता है कि अगर कोई, जैसे लॉ ऑफ इनवर्स, आपने लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, कि अगर कोई चीज़ अपने रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि वही ला यहाँ पे लगाया गया है। क्या किया गया है कि जैसे इनका ये कहना है कि जैसे कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन का जो एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और आगे भी कांस्टेंट रहेगी, कब तक, जब तक कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले फैक्टर ऑपरेट न करें। तो बात तो वही हो गई ना कि जब फैक्टर को ऑपरेट, जब एलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जब ऑपरेट होंगे तभी तो एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अगर वो फैक्टर अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो एलील फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। ये सिंपल सा इनका फैक्ट था। तो यहाँ पर देखिए कि द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अंडर सर्टन कंडीशन। अब यहाँ इन्होंने कंडीशन लगा दिया, अंडर सर्टन कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये है कि ये जो नीचे फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसीज है, यानी फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करने वाले ये जो फैक्टर्स नीचे दिए गए हैं, दे विल नॉट ऑपरेट, क्योंकि ये ऑपरेट करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने कहा दिया कि ये ऑपरेट नहीं करने चाहिए, और अगर ये ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये एलील फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी पॉपुलेशन में स्टेबल और कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
अब आपको समझ में आ गई होगी बात। तो इसको उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहा कि इट में भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाई पी प्लस क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू 1। या तो हम लोग सिक्स पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज़ है। अब यहाँ P और Q क्या है? इन्होंने ये कहा कि P और Q दो इंडिविजुअल हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जो ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस होंगे, जो एलील जो जीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq है, और ये टोटल मिलकर 1 होगा। ये इनका कहना था। तो इस पर हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस चीज़ को देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, ये एलील फ्रिक्वेंसी को चेंज करने वाले फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि एलील फ्रिक्वेंसी क्या है या जीन फ्रिक्वेंसी क्या है। अब इसको भी मैं फिजिक्स के एक लॉ के साथ को रिलेट कर रहा हूँ। आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा। आपने वो ये पढ़ा होगा कि किसी कंटेनर के अंदर अगर 2 या 2 से अधिक गैस भरी है, मान लो 2 गैस भरी हैं, एंड दे अप्लाई P1 एंड P2 फोर्स, तो टोटल जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू द P, एंड P इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी द फोर्स। अब उसमें जो पार्शियल प्रेशर एक जो गैस का होगा वो क्या होगा, P1 अपॉन P, यानी P1 एक गैस का प्रेशर और डिवाइडेड बाई द टोटल प्रेशर। तो इसी तरीके से एलील फ्रिक्वेंसी को भी निकाला जाता है। ठीक है, अब एलील्स प्रेजेंट है, मान लीजिए 5 स्पीसीज है, ABCDE 5 स्पीसीज है, सबकी फ्रिक्वेंसी अपनी अपनी है। ठीक है, तो सबको जोड़ दीजिए, वो फ्रिक्वेंसी हो गई F, मान लीजिए F। अब FA, FAB, FC, FD, FE, ये 5 इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी हो गई, और टोटल फ्रिक्वेंसी क्या हुई, F हुई। तो एक इंडिविजुअल की फ्रिक्वेंसी क्या हुई, PA अपॉन F। तो इसी को हम लोग कहते हैं एलील फ्रिक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक है ना। तो वो चेंज कब होगी, जब ये फैक्टर ऑपरेट करेंगे। समझ में आ गई बात। अब जैसे देखिए जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन चाहे इमिग्रेशन हो चाहे माइग्रेशन हो, अगर इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो जीन बढ़ जाएंगे, एलील बढ़ जाएंगे, तो फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, मतलब इमाइग्रेशन हो रहा है, तो इमिग्रेशन में भी क्या होगा, जीन या एलील कम होंगे तो पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी भी चेंज आएगा। ऐसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। सडन डिसअपियरेंस ऑफ द जीन, एक कुछ जीन गायब हो जाए। अब ये कैसे होगा भाई, होगा क्यों नहीं। मान लिया लैंडस्लाइड हो गई, 2-4-10 गांव चले गए, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही वहाँ की चली गई। अब जहाँ 200 एक गांव में, पहाड़ों पे गांव में भी लोग कम होते हैं, अगर एक गांव के सारे लोग एक बस में जा रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहाँ के तो टोटल की टोटल जीन ही गायब हो गया ना। वो तो जीन को फिर कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो सडन डिसअपियरेंस ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद रिकॉम्बिनेशन, वह 2 डिफरेंट जीन हैं, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, दोनों की एलील फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। जब मैरिज के द्वारा कॉम्बिनेशन होगा तो एक नए फ्रिक्वेंसी जो है फार्म होंगे, कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन जो है बनेंगे, तो इसी को कहा गया है। तो अब भी जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। म्यूटेशन, म्यूटेशन तो बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, इसको तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, नेचुरल सिलेक्शन। अब देखिए मान लीजिए A और B 2 स्पीसीज है, ए तो वेल फ्लोरिश हो रही है इन्वायरमेंट में, तो A के जीन तो बढ़ेंगे, लेकिन B के जीन वो तो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो तो इलिमिनेट हो रहा है ना, उनको तो प्रीडेशन या किसी एनी हाउ नेचर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो उनकी तो जीन गायब हो जाएंगे। तो एनी हाउ एनी चेंज द जीन आर एलील जो है वो इन फैक्टर्स के द्वारा होगा। इफ ऑल द फैक्टर्स विल ऑपरेट द एलील फ्रीक्वेंसी विल बी नॉट कांस्टेंट। ये तभी कांस्टेंट रहेगी जब ये फैक्टर ऑपरेट ना करे। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं न्यूमेरिकल के एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे देखिए P की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी A है, यहाँ पर Q की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल a ले लिया गया है, ये अल्फ़ाबेट में लिया गया है। तो देखिए P की फ्रीक्वेंसी, अब तो क्या होगा, P की फ्रीक्वेंसी जो है, P की वैल्यू दी गई है 0.3, P की वैल्यू दी गई है क्या, 0.3, Q की वैल्यू क्या ली गई है 0.3, दोनों का सम क्या हुआ 1.3 प्लस 0.7। अब जब हम इसको इस फार्मूले में जब एक्सपेंड करेंगे तो P स्क्वायर, देखिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो मैंने P स्क्वायर क्या होगा 0.3 इंटू 0.3 इक्वल टू 9, ये 0.09 आएगा। ये तो
अब परसेंटेज ये जब इसी का आप परसेंटेज में आप वो ये करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो ये 9% हो जाएगा। परसेंटेज में जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये 9% हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है 7 है, तो 0.7 इंटू 0.7 यानी 0.49, 0.7 एंड 0.7, हाँ 0.7 इंटू 0.7 तो 0.49 होगा, 49% हो जाएगा। और 2PQ जब लेंगे तो 42% आएगा। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, आपको 100 आ जाएगा। तो इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा? अब एक तो इन्होंने ये दे दिया कि पी की वैल्यू दे दी, क्यू की वैल्यू दे दी, आपसे पूछ लेंगे कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो इनका परसेंटेज क्या होगा, पी स्क्वायर 2PQ, और इनको निकालिए। या आपसे कह दिया जा सकता है कि मान लीजिए 2PQ की वैल्यू दे दी गई, इतना दिया हुआ है आपको अलग अलग, अब फिर पी और क्यू की फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो माने 42% है यानी 0.42 है, तो 0.42 है तो ये इसमें से पी और क्यू की वैल्यू आपको कैसे निकाल, तो 2PQ, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर 0.42 होगा, अब 42 को हाफ करेंगे 0.21 आएगा। ठीक है ना, 2PQ है ना, तो ये अब 2 1 का ऐसा हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे जिनका सम 1 आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप निकालेंगे 0.21, तो 0.21 क्या होगा, 0.3 इंटू 0.7 इक्वल टू 0.21। ठीक है, तो 0.21 जो आएगा उसमें 0.3 और 0.7 है, दोनों का सम 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ पे सॉल्यूशन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ1 पर ही हमको यूज सॉल्व करना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील पी एंड क्यू आर 0.4 एंड 0.6, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, उसी तरह का 0.4 और 0.6 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो पॉपुलेशन में जो परसेंटेज होगा, तो देखो अब मैं सॉल्व करने के बजाय यहीं समझा रहा हूँ। 0.4 तो पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0.16 यानी 16%, 0.6 यानी क्या होगा, तो 6 6 या 36, क्यू स्क्वायर कितना होगा 36%। और जो ए बी यानी हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल होंगे 2PQ, तो 2 इंटू पी हो गया 4 इंटू 6 यानी 4 एंड 6 24 एंड 2 48 और 28.48 48% आ गए, तो 16%, 36%, 48% आ गए। अब तो ये मतलब हार्डी वाइनबर्ग के न्यूमेरिकल आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसी में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू दे दे और कहेगा पी क्यू की बताइए। अब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये जो है, यही हमको थोड़ा सा टफ लगता है कि अगर आपको 2PQ में ये कह दिया जाए कि मान लीजिए ये कह दिया जाए कि जो 2PQ है इसकी वैल्यू 0.48 है, अब कैसे PQ की वैल्यू निकालोगे? तो देखो आपको क्या करना है, ये ध्यान देना, 2PQ है तो 2 से डिवाइड करोगे तो 0.24 आ गया। अब PQ आ गया 0.24 यानी P इंटू क्यू इक्वल टू 0.24। अब आपको यहाँ करना क्या है ना, आपको 0.24 का एक ऐसा P और फी फैक्टर निकालना है जिसका सम 1 आना चाहिए। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो 6 और 4 यानी 6 एंड 4 24 होगा, और 6 और 4 का सम भी जो है 1 होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? देखो फाउंडर इफेक्ट ये है ना, सीधी सी बात है कि अगर कोई कॉलोनी नहीं बनाई जा रही है, मान लीजिए गोरे गए और उन्होंने एक आइलैंड के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाई, ठीक है, तो गोरे हैं तो कॉलोनी तो गोरे वालों की होगी ना, सब गोरी चमड़ी वाले होंगे। अब अगर बाय द वे उसमें बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स किसी देश के लोग वहाँ पर आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी जो है गोरी चमड़ी वालों का इफेक्ट होगा। तो जो फाउंडर हैं उनका इफेक्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जनरेशन टू जनरेशन दिखेगा। तो क्या कह रहा है फाउंडर इफेक्ट? द फाउंडर इफेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड होना चाहिए, कॉल्ड फाउंडर, मतलब जो कहीं से रिहेबिटलाइज होकर के कहीं और चलेगा। ठीक है ना, आजकल देखते हो ना बांध टूटते हैं, जो बांध बन रहे हैं तो रिहेबिटलाइजेशन होता है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वो पानी में सब टियरी देखिए पानी में डूब गया, तो वहाँ के लोग कहीं दूसरे जगह जाकर सेटल हुए ना, तो वो कहीं मान लीजिए ड्रिफ्ट होकर के गए, तो वो फाउंडर कहलाएंगे। और फिर क्या है, अब पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन डेवलप होगी, उसके ऊपर इन फाउंडर्स का इफेक्ट, यानी द इफेक्ट ऑफ द फाउंडर्स ऑन द ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है ना। अच्छा,
अब ये हो गया फाउंडर इफेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, अब आ गया एडाप्टिव रेडिएशन। अब देखो टॉपिक बहुत बड़े हैं और मुझे 2 ही वीडियो में कंक्लूड करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वो कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, क्वेश्चन पूछिए, मुझे फ़ोन कीजिए, आई डोंट माइंड, ठीक है। और एडाप्टिव इफेक्ट क्या है, इसको भी यहीं से समझिए, एडाप्टेशन प्लस रेडिएशन। अब कोई स्पीशीज है एडाप्ट करके कहीं सक्सेसफुली ग्रो कर रही है और वहाँ के इंडिविजुअल कहीं और जगह माइग्रेट कर रहे हैं अलग अलग एरिया में। तो अलग अलग एरिया में जब वो शिफ्ट होंगे तो उनके अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हैबिटेट अलग है ना, हैबिटेट अलग हो जाएगा, जियोग्राफिकल फैक्टर्स अलग हो जाएंगे, तो इंडिविजुअल के अंदर चेंज आएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर एरिया में एडाप्टेशन के कारण जो चेंज आ रहे हैं, एडाप्टेशन के लिए जो चेंज आ रहे हैं, उसी को हम लोग एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब रेडिएशन इसलिए कहते हैं कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग एरिया में स्कैटर्ड हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ओरिजिन ऑफ न्यू, और अच्छा जब वो नए कैरेक्टर आएंगे इंडिविजुअल के अंदर तो वो अपने पेरेंट स्पीसीज से डिफरेंट भी हो जाएंगे। आप देखिए आजमगढ़ से जो माइग्रेट करके वेस्ट इंडीज में गए, आज उनके अंदर ठीक है हमारे इंडियन फाउंडर इफेक्ट उनको हमें इंडियन की तरह दिखाता है, लेकिन उनके कल्चर और उनके बहुत सारे हाव भाव में आप देखेंगे कि वहाँ के लोकल लोगों का असर होगा। वो एडाप्टिव रेडिएशन है। और फाउंडर इफेक्ट क्या है कि वो इंडियन है तो इंडियन लाइक दिखते हैं। जो भी आप इंडियन प्लेयर देखो वेस्ट इंडीज के अंदर जो इंडिया से माइग्रेट करके गया वो इंडियन दिखता है। ओके, तो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, बुक में दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल है डार्विन फिंच का। ये जो गैलापागोस आइलैंड है जहाँ पर डार्विन के वजह से वो आइलैंड फेमस हुआ, इसी उन्होंने ही डिस्कवर किया था। तो डार्विन को वहाँ पे 33 वेराइटीज ऑफ फिंचेज मिली थी और उन्होंने ये स्टडी किया, स्टडी में ये पाया कि ऑल दिस वेराइटीज ऑफ फिंचेज डेवलप फ्रॉम ए पेरेंटल स्टॉक दैट वाज सीड ईटिंग। मतलब जिस फिंच से ये अलग अलग फिंच की वैरायटी डेवलप हुई, वो उनका एंसेस्टर कॉमन था और वो सीड हैबिट का था। और बाद के जो फिंच हुए वो उनके अलग अलग हैबिट हुए, कुछ लीव्स को ईट कर रहे हैं, कुछ फ्रूट को खा रहे हैं, कुछ इंसेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, कुछ टूल यूजिंग फिंच जो है टूल का यूज करके अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। मतलब जो सीड ईटिंग जो इंडिविजुअल जो वहाँ एंसेस्टर थे उनसे अलग अलग जो है वो साधनों को भोजन के रूप में यूज करने वाले फिंच का डेवलपमेंट हुआ। तो ये क्या हुआ, ये इसलिए डेवलप, अच्छा ये क्यों लीव ईट करने लगे, क्योंकि उनको इजीली लीव वहाँ पर अवेलेबल होने लगी। इनको जो है फूड से लीव से भोजन प्राप्त करने की व्यवस्था थी, तो उन्होंने अपने आप को इसके साथ अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया। इनको बर्ड या फ्रूट से भोजन प्राप्त करने की व्यवस्था थी, तो इसलिए इन्होंने बर्ड और फ्रूट से भोजन लेना शुरू कर दिया, इस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट करने के कारण ये अपने पेरेंटल जो स्टॉक था उससे डिफरेंट हो गए और इसी फेनामेना को एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो इसको डार्विन फिंच से समझा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल है, अब इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे ये क्यों हुआ, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन है आइसोलेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया फॉर लॉन्ग टाइम induces change in the finches to adopt in their particular area for their survival। तो समझ में आ गई होगी बात। अब इसके बाद एक और एग्जांपल है एडाप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। अब यह देखिए जो मार्सुपियल जो पेरेंटल स्टॉक था जिसको मार्सुपियम कहा गया यहाँ पे, अब उस पेरेंटल इस जो इंडिविजुअल था उससे इतनी वेराइटी डेवलप हो गई। इसी से टाइगर कैट, तस्मानियन वुल्फ, या शुगर ग्लाइडर, मार्सुपियल मोल, कोयला, या आपका बैंडिकूल, या बॉम्बैट, या कंगारू, या मार्सुपियल रैट, ये नम्बैट एंटीटर, ये डेवलप हुए। तो ये देखिए ये अलग अलग फूड हैबिट वाले इंडिविजुअल हैं, इनको अलग अलग फूड अलग अलग प्लेस से फूड को ग्रेस्प करने की क्या थी, मजबूरी थी, इसलिए इनको अडॉप्ट होना पड़ा इस तरीके से। तो ये ऑल दीज इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड दिस इज आल्सो ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन।
अब हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनिमल, देखिए इसमें क्या है, इसमें मैं एक चीज़ बस बताना चाहूँगा कि ये जो लाइनें जो खींची गई हैं ना, ये शो करती हैं कि किसका किससे डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम इंसेस्टर से देखें तो अर्लियर जो रेप्टाइल जो एक्सटिंक्ट हो गए, देखिए उनसे आगे एक लाइन बढ़ी और यहाँ एक ब्रांचिंग आई, यानी इनसे सिनेप्सिड्स डेवलप हुए, और ये जो सिनेप्सिड जो डेवलप हुए इनसे आगे चल करके मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से दूसरी जो ब्रांच आगे बढ़ी वो फिर डिवाइड होकर के सौरोप्सिड्स बने, इनसे टर्टिल का डिवीजन हुआ, फिर ये आगे बढ़े। तो ये आप इसको आपको देख करके अनुमान लगाना होगा किससे किसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको हाईलाइट को समझाने की कोशिश करूं। हाँ, यहाँ पर ये देखिए ये पीरियड्स है, अभी तक जितने ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में 5 इरा हैं, और 5 इरा में हर इरा में अलग अलग पीरियड है, ठीक है। तो ये जो क्वाटरनरी और टर्शियरी है सीनोजेइक इरा के पीरियड से जो मॉडर्न है, ठीक है। ये क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइएसिक, ये आपको मेजोजोइक इरा के, आपको पैलियोजोइक, ये मतलब मेजोजोइक के बाद पैलियोजोइक, मतलब ऑर्डर यही है, सीनोजोइक है, पैलियोजोइक, मेजोजोइक, प्रोटीरोजोइक, एजोइक, ये इरा है। तो इनके ये पीरियड्स हैं। अब इसमें ये है किस पीरियड में किसका, जैसे डायनासोर को आप देखिए तो यहाँ से आप लगा सकते हो कि ये डायनासोर यहाँ पे समाप्त हुए, ये इवॉल्व हुए ये जुरासिक में, क्रिटेशियस आते आते ये ख़त्म हुए थे, ये यहाँ तक जो है, ठीक है। ऐसे ही जो है ये इंडिविजुअल्स है, ठीक है। मैमल्स जो है, ये जो सीनोजोइक इरा का क्वाटरनरी पीरियड है उसमें ये इंडिविजुअल डोमिनेट कर रहे हैं, बर्ड डोमिनेट कर रही है, मैमल्स, क्रोकोडाइल, ठीक है ना, स्नैक्स, ये लीजर्ड, टर्टिल से मॉर्सिनोजोइक यानी टर्शियरी जो पीरियड है उसमें ये डोमिनेट है, ठीक है। टर्शियरी के तक आते आते डायनासोर खत्म हो गए, तो जुरासिक में इस तरीके के ये सब एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद से ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट में देखिए अर्लियर जो डेवलप हुए वो क्लोरोफाइसी एंसेस्टर्स थे, क्लोरोफाइट यानी ग्रीन एल्गी डेवलप हुए, इनसे जो ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए जिसके अंदर ट्रेकिया का डेवलपमेंट हुआ, जाइलम ब्लोएम। तो यहाँ से देखिए अब इनके जो क्लोरोफाइट और ट्रेकियोफाइटा के पहले ये ब्रायोफाइट्स थे ना, इनसे देखिए ये डेवलप हुए, डेवोनियन में आते आते अब देखिए पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक, ये ऑर्डर है यहाँ पे हीरा का, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोनिफेरस भी ये वाइडर होते चलेगा, मतलब इनका वाइडर होने का मतलब ये हुआ कि इनकी संख्या बढ़ने लगी, और ये कांस्टेंट होके अभी तक क्वाटरनरी पीरियड में कांस्टेंट है ये जो इंडिविजुअल्स है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट देखिए कहाँ से निकले हैं, क्लोरोफाइसी से थोड़े से इवाल्व जो इंडिविजुअल थे उनसे ब्रायोफाइट्स की ओरिजिन हुई, और पहले तो वो बहुत संख्या कम थी, धीरे इन कार्बोनिफेरस में इनका विस्तार होता चला गया, और फिर देखिए क्वाटरनरी तक अभी तक ये अपने आप को डेवलप मेंटेन किए हुए हैं। दूसरी तरफ देखिए ट्रेडोफाइटा, ये राइनो टाइप जो राइनिया टाइप है, ये राइनिया जो है वो टेरिडोफाइट है, फॉसिल टेरिडोफाइट्स है, सिलोटम भी फॉसिल टेरिडोफाइट्स है। तो इन्हीं से अदर ग्रुप्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे ये देखिए ये लाइकोपोड्स, ये जो सिलाजिनेला लाइकोपोडियम टेरिडोफाइट्स है, अब इनसे हर्बेसियस का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सिलोटम है जो फॉसिल है, इसके तो बहुत सारे ग्रुप निकल गए, यानी ये पेरेंट जो था ये किसकी ओरिजिन का कारण बना, स्फिनोप्सिडा, यानी ये भी एक तरह का टेरिडोफाइट है, इक्विसिटम इसका मेंबर है। इससे एक और ग्रुप में फॉर्न भी इसी से ओरिजिनेट हुए। जिंगो एक जिम्नोस्पर्म है, जिंगो बाइलोबा, ये चाइना और जापान में पाया जाता है, अब एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये भी मतलब बहुत इंडेंजर्ड है, खतरे में है। तो ये इसका भी डेवलप सिलोटम से, ये सिलोटम से हुआ। सिलोटम जो फॉसिल टेरिडोफाइट है, इससे कोनिफर यानी जिम्नोस्पर्म का डेवलप हुआ, जो अर्लियर बहुत ज़्यादा थे, धीरे धीरे ये कम हो गए, अभी तो कांस्टेंट बनाए हुए अपनी जो है। फिर अब यहाँ से देखिए ये जो सिलोटम से एक पतला सा ग्रुप निटेल, ये भी जिम्नोस्पर्म का ग्रुप है, यानी कोनिफर से ये एडवांस है, नीटम, वेल्विस्टिया, फेडरा इसके मेंबर हैं। तो ये भी अब धीरे धीरे, ये पहले ज़्यादा थे अब कम हो रहा है, अभी तो क्वाटरनरी में तो इनकी संख्या कांस्टेंट है। अब इसके बाद से देखिए अब यहाँ से जो ग्रुप डेवलप हुआ वो प्रोजिम्नोस्पर्म का था। प्रोजिम्नो पहले तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, इनसे सीड फर्न का डेवलप हुआ, और सीड फर्न से फिर जिम्नोस्पर्म साइकेड, और इधर ही एंजियोस्पर्म। अब एंजियो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्रिटेशियस पीरियड में
जो एंजियोस्पर्म्स है वो ब्रॉडन होने शुरू हुए, यानी इनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ और आज के युग में एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है। तो ये एक आइडिया इसमें आप लगा सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ मैन, देखो एवोल्यूशन ऑफ मैन में जो अलग अलग कैटेगरीज के ह्यूमन हैं उसमें जैसे इनके कॉमन एंसेस्टर एप माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि एप और मैन दोनों के कॉमन एंसेस्टर ड्रायोपिथेकस थे। जो अर्ली मैन थे, ड्रायोपिथेकस एक ऐसा इंडिविजुअल मतलब एनिमल था जिससे एप की भी ओरिजिन मानी जाती है और इसी से मैन की भी ओरिजिन मानी जाती है। और कब मानी जाती है? 15 बिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स एगो मानी जाती है। उसके बाद से ड्रायोपिथेकस के बाद रामापिथेकस का ओरिजिन हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये जो रामापिथेकस जो थे वो और ड्रायोपिथेकस पैरेलल थे। कुछ लोग का मानना है कि रामापिथेकस से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे थे? रामापिथेकस ये और ड्रायोपिथेकस ये गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह हेयरी और चलने का, और उनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे और वो वॉक भी करते थे। ड्रायोपिथेकस आर मोर एप्लाइड, जैसा कि आपको बताया कि जो रामापिथेकस है उससे ह्यूमन और ड्रायोपिथेकस से जनरली एप की डेवलपमेंट माना जाता है। लेकिन जो भी हो, ये रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस पैरेलल डेवलप्ड थे। बट रामापिथेकस वाज मच मोर मैन लाइक एंड फॉररनर इन होमिनिड इवोल्यूशन। अब इसमें जो अलग अलग काइंड के जो ह्यूमंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये 2 मिलियन ईयर से वो डेवलप हुए ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। और इनकी ये ब्रेन कैपेसिटी को आप याद रखिए, दो देखो चार्ट बना के याद करो तो बहुत अच्छा होगा। 2 मिलियन ये हो गया टाइम कब इवॉल्व हुए, इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी और मेन कैरेक्टर क्या था। हंटेड एंड स्टोन वेपन, यानी जो आज पूरा काल के मानव थे उनको हम मान सकते हैं एंशियंट। ठीक है, आर्कियोलॉजी हीरा के इनके बाद होमो हेबिलस का डेवलपमेंट हुआ। इनको हम नियंडरथैलेंसिस भी कह सकते हैं, नियंडरथल मैन। और ये कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड। और इनकी ब्रेन कैपेसिटी इनसे थोड़ी सी ज़्यादा थी, 650 से 800 सीसी। प्रोबेबली दे डिड नॉट ईट मीट। होमो इरेक्टर, ये अपने 2 पैर पर खड़े होकर चलते थे, सीधा खड़े होकर चलते थे। तो ये इनको जावा मैन भी कहा गया। इनके साथ पैरेलल एक और ह्यूमन बींग्स का वो हुआ पेकिंग मैन। वो पेकिंग से मिला था उनका कंकाल, और इनका जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से मिला था, तो इसलिए जावा मैन और पेकिंग मैन कहा जाता है। लेकिन दोनों होमो इरेक्टस थे और ये 1.5 मिलियन ईयर से को पहले डेवलप हुए थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 थी और ये मीट खाते थे। इसके बाद होमोसेपियंस प्रिमिटिव मैन, ठीक है, जिससे हम लोगों का डेवलपमेंट माना जाता है। तो ये नियर ईस्ट और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। इनके ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पहले इनकी इवोल्यूशन मानी जाती है और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा सिविलाइज थे, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे, कपड़े पहनते थे चाहे जैसे भी प्रोटेक्ट करें, और उनको डेड जो बॉडीज होती थी उनको दफनाते भी थे। और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में मूव करके और अलग अलग रेस के रूप में डेवलप हो गए। इसके बाद होमोसेपियन, जिसको हम लोग मॉडर्न मैन कहते हैं, इनकी जो एज है 75,000 यानी 75,000 से 1 लाख ईयर से को मानी जाती है। और ये दे स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब, लर्न कल्टिवेट प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके बाद प्री हिस्टोरिक केव आर्ट इन्होंने डेवलप किया, कलाएं भी इनके अंदर डेवलप हुई। एग्रीकल्चर को इन्होंने 10,000 पहले स्टार्ट किया। ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया। यह पहियों का भी जो है कहते हैं कि इन्होंने ही जो है व्हील का आविष्कार इन्होंने ही किया। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर मैंने समराइज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 to 3 मिलियन ईयर से गो 450 to 600 सीसी, और ये फीचर्स इनके ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये दोनों वीडियो बहुत जल्दी में आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, और कुछ लोगों की चलिए रिक्वायरमेंट भी थी, महसूस हो रही थी मुझे आप लोगों की रिक्वायरमेंट, तो इसलिए मैंने इसको आपके लिए बना करके और डाला है। आप लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।